हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल उपाध्याय और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिंकेज पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो। ये वीडियो आपका 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा लिंकेज का कॉन्सेप्ट सही कर देगा। जिन टॉपिक में आप कंफ्यूज होते हो उनके लिए मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लगभग 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लिंकेज बेसिकली क्या होता है? लिंकेज सबसे पहले तो दिया किसने था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज किसने दिया था? लिंकेज दिया था टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो ये किया था फ्रूट फ्लाई और या ड्रोसोफिला पे ड्यूरिंग लिंक। टी.एच. मॉर्गन ने और क्या किया था? टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी। क्रोमोजोमल थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था किसने? मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। उसके बाद उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि जो उनका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? मेंडल से डिफरेंट आ रहा है। मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा था? मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि जो एक जीन, एक जो एलील है या एक ट्रेट है, उसके एक कैरेक्टर का जो जीन है वो दूसरे के अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि दूसरे की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे अगर टी और आर अगर साथ में है तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली जाएंगे। लेकिन जब मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे, तब उसने देखा कि ये दोनों तो साथ में जा रहे हैं, इनका जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम हो रहा है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया था लिंकेज। तो लिंकेज होता क्या है? लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन प्रेजेंट इन सेम क्रोमोजोम। सेम क्रोमोजोम का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक क्रोमोजोम है, मान लो ये कोई क्रोमोजोम है और ये एक और क्रोमोजोम है। इन दोनों क्रोमोजोम पे मान लो दो जीन प्रेजेंट है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो जब आप देखेंगे कि जो ए और बी है ये दोनों एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट है और बी और सी दोनों अलग अलग क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, तो ए और बी के बीच में तो क्या पाया जाएगा? लिंकेज। यानी कि जब भी क्रोमोजोम क्या होंगे? सेपरेट होंगे ड्यूरिंग एनाफेज, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, तब क्या होगा? ये दोनों साथ साथ जाएंगे हर बार। या हो सकता है अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो इनके जो अलग होने के चांस है वो क्या है? कम है एज कम्पेयर टू बी और सी के। तो बी और सी दोनों क्या है? अलग अलग क्रोमोजोम पे, इनके साथ साथ जाने के चांस बहुत कम है। तो ए और बी क्या करते हैं? लगभग साथ जाते हैं, और बी और सी क्या करते हैं? अलग अलग जाने के मोर चांस है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोजेनी है उसके अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज इट इज़ अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट क्रोमोजोम होंगे तो लिंकेज नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात अगर देखें तो लिंकेज डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? जैसे मान लो अगर कोई जीन है या कोई क्रोमोजोम है, उस पर मान लो 3 जीन है, यानी 3 अलग अलग कैरेक्टर के जीन हैं। इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, एक बार मान सकते हैं, और इन दोनों के बीच में है 1 सेंटीमीटर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही लिंकेज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन क्या है? लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो जो मान लो ए, बी और सी तीनों जीन अगर एक ही क्रोमोजोम पे है, तो जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा उनके बीच में लिंकेज कम। तो यहाँ पे बी और सी में क्या होगा? लिंकेज कम होगा, और ए और बी के बीच में क्या होगा? लिंकेज ज़्यादा होगा। समझ में आ गया होगा? तो अगर देखें कि लिंकेज क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। दिया किसने था? टी.एच. मॉर्गन ने। कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था? फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था ड्यूरिंग क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने के टाइम पे। और उन्होंने क्या बताया? जो लिंकेज है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जीन जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ही ज़्यादा लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही क्या होगा? लिंकेज कम होगा। फिर उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था स्टर्टीवेंट। क्या नाम था? स्टर्टीवेंट। स्टर्टीवेंट ने क्या किया था? डिस्टेंस और लिंकेज के बीच में रिलेशन दिया था कि मतलब जो रिकॉम्बिनेंट एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ किसकी वजह से रहे, यानी लिंकेज कितना कम होगा कितना ज़्यादा, ये जो रिलेशन है वो किसने दिया था? स्टर्टीवेंट ने। स्टर्टीवेंट ने लिंकेज को मापने के लिए दिया था मैप यूनिट। मैप यूनिट क्या होता है? जैसे मान लो अगर कोई क्रोमोजोम है, उसके उसके ऊपर प्रेजेंट जो जीन है
उनमें जो डिस्टेंस होगा उनको कौन सी यूनिट में मापा था, मैप यूनिट में, या बोले तो सेंटीमॉर्गन नाम दिया था उसने। क्या नाम दिया था, सेंटीमॉर्गन। तो दो उसने नाम दिए थे, जो क्रोमोसोम के बीच में डिस्टेंस है उनको दो नाम दिए थे, एक दिया था मैप यूनिट या फिर उसको दिया था सेंटीमॉर्गन। अपन इन दोनों में से किसी में भी माप सकते हैं। अब ये क्या बताता है, जैसे मान लो अगर कोई क्रोमोसोम 30% अगर रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो लिंकेज है वो कितना है, 70% है। लिंकेज कितना है, 70%। 70% है तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, 7 सेंटीमॉर्गन होगी या 70 सेंटीमॉर्गन, जो भी उसने दिया था। सो सेंटीमॉर्गन क्या है, सेंटीमॉर्गन इज ए यूनिट जो क्या मेजर करती है कि किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो जीन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये कौन मापेगा, सेंटीमॉर्गन से मापेंगे। तो जो सेंटीमॉर्गन दिया किसने था, स्टर्टीवेंट ने। स्टर्टीवेंट कौन था, जो अपना थॉमस एंड मॉर्गन था उसका स्टूडेंट था। उसके बाद ये क्या कहता है, जितना ज़्यादा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा तो पेरेंटल आएगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा पेरेंटल। क्यों होगा पेरेंटल, क्योंकि लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। तो जितना कम डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उन दोनों के बीच में लिंकेज होगा। और लिंकेज हमेशा किसको बढ़ाता है, लिंकेज हमेशा बढ़ाता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन को। लिंकेज चाहता है कि नए कॉम्बिनेशन ना बने, क्योंकि जीन क्या चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और जब तक साथ रहेंगे तब तक नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो जितना कम डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लिंकेज होगा। उतना ही ज़्यादा अगर लिंकेज होगा तो उतना ही ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। या फिर बोले मोर रिकॉम्बिनेशन तो मोर डिस्टेंस। अब देखो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब जीन दूर दूर, जीन दूर दूर तो क्या होगा, उनमें क्रॉसिंग ओवर जब होगा पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद में जब वो जीन एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा उन दोनों के अलग होने के चांस होंगे। उतना ही ज़्यादा अगर अलग हुए तो उतना ही ज़्यादा लिंकेज क्या होगा, कम होगा, उतना ही कम होगा। जब लिंकेज कम तो पेरेंटल कम, पेरेंटल कम तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो अगर किसी में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब क्या है, अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच में उनमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है, वो कम आएगा। अब देखते हैं पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो पेरेंटल मिनिमम अगर देखें तो पेरेंटल मिनिमम हो सकता है 50% और मैक्सिमम हो सकता है 100%। यानी कि अगर फुल लिंकेज है, मतलब क्रोमोसोम पे जो जीन है वो एकदम चिपके हुए हैं, वो हमेशा साथ में जाएंगे, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 100% होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, मान लो कितने भी दूर हो तो जो अपना पेरेंटल कॉम्बिनेशन है मिनिमम कितना होगा, 50% होगा, उससे कम नहीं हो सकता। अगर कोई कहीं पे 40% लिखा हुआ है पेरेंटल तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन की मिनिमम वैल्यू होती है 50 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 100। वहीं अगर देखें रिकॉम्बिनेंट की, तो रिकॉम्बिनेंट का केस कहाँ पे बनेगा, जब लिंकेज क्या हो, एकदम कम हो। लिंकेज अगर मेंडल वाले में देख लें, अगर मेंडल वाले में देखें तो उसमें क्या है, लिंकेज क्या होती है, जीरो होता है मेंडल वाले केस में। अगर लिंकेज जीरो मान लें, हमने क्या मान लिया कि लिंकेज है ही नहीं, मेंडल वाला जो एकदम नॉर्मल केस है उसमें क्या होता है, लिंकेज जीरो होता है। लिंकेज अगर जीरो है तो वहाँ पे पेरेंटल भी 50 होगा और रिकॉम्बिनेंट भी 50 होगा। तो रिकॉम्बिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 50% हो सकती है। अगर कहीं पे उससे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट लिखा है, कहीं की मान लो अगर 60% रिकॉम्बिनेंट रखा है या 70% रिकॉम्बिनेंट रखा है, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो पेरेंटल का मिनिमम वैल्यू 50 और रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 50, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो आपको मेनली याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऊपर से ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। जो मेंडल ने तो अपने मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के साथ, उसमें उसने क्या किया था, जो अपनी वाइट बॉडीड और येलो आई वाली जो अपनी ड्रोसोफिला थी, इन दोनों को क्रॉस करवाया। इन दोनों में जब उसने क्रॉस करवाया तब उसने देखा कि जो वाइट बॉडी और येलो आई वाला जीन है उसका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है।
और जो वाइट एंड मिनिएचर विंग है, वाइट एंड मिनिएचर है, इनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है एज कंपेयर टू वाइट एंड डब्ल्यू एंड वाई। तो इनने दो करवाए थे, इसने क्या किया, तो इसने क्या किया था, जो दो क्रॉस करवाए थे, एक ही क्रोमोसोम लिया था, ठीक है, इस पे जो क्रॉस करवाया, पहला क्रॉस था वाई और डब्ल्यू का, इसमें इसने देखा कि जो पेरेंटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, पेरेंटल आ रहा है लगभग 98.7% आ रहा है, और रिकॉम्बिनेंट आ रहा है कितना, 1.3% आ रहा है। तो अब ये याद रखने की ट्रिक क्या है, ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। वैल्यू बच्चों को याद होती है, लेकिन वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डब्ल्यू और वाई में कितना था और डब्ल्यू और एम में कितना था। तो इसको याद रखने की मैंने सिंपल सी ट्रिक ढूंढी है, आई होप यू विल लाइक इट। और दूसरा था किसके बीच में, डब्ल्यू और एम के बीच में, तो इसमें जो था वो था लगभग 37.2, और इसको अगर घटाएं तो यह हो जाएगा 62.8%। अब देखो वैल्यू सबको याद होती है, बच्चे बस भूलते क्या है कि वाई और डब्ल्यू में कितना था और वाई और एम में कितना था। तो इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक जो मुझे आज तक लगी है, जो मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी, वो क्या थी, वो ये थी कि जो वाई और डब्ल्यू है, ये देखो अल्फ़ाबेट में क्या आते हैं, पास पास आते हैं, क्या होते हैं, पास होते हैं वाई और डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में अगर पास हैं तो इनमें क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो लिंकेज ज़्यादा, लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेंट कम और पेरेंटल ज़्यादा। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि पेरेंटल क्या होगा, ज़्यादा होगा 98.7% और रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, कम होगा, कितना 1.3%। ये आपको याद हो गया। अब आप देखो ये जो डब्ल्यू और एम है, तो डब्ल्यू और एम में बहुत ज़्यादा फासला होता है, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे आप देखोगे तो डब्ल्यू और एम क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है अपनी एबीसीडी के अंदर। तो वहाँ दूर तो यहाँ जीन में भी दूर, क्रोमोसोम पे भी दूर। जब क्रोमोसोम पे दूर है, अगर क्रोमोसोम पे दूर है तो इन दोनों में लिंकेज क्या होगा, कम होगा। लिंकेज कम होगा तो ज़्यादा कौन होगा, पेरेंटल को, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा तो मतलब कितना हो गया, 37.2 ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंटल से ज़्यादा होता है, पेरेंटल से ज़्यादा कभी नहीं होगा। पेरेंटल से या तो पेरेंटल के बराबर हो सकता है रिकॉम्बिनेंट, या उससे कम हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंटल से ज़्यादा होता है। जैसे पेरेंटल अगर 37.2 कहीं दे रहा है तो पहले ही काट दो उसको। रिकॉम्बिनेंट हमेशा क्या होगा, 50 से कम या 50 के बराबर, और जो अपना पेरेंटल है वो 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो ये आपको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर वाई और डब्ल्यू है, ये दोनों क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट में पास पास होते हैं। जब पास पास है तो इनके बीच में डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो ये क्या करेंगे, लिंकेज ज़्यादा शो करेंगे। लिंकेज ज़्यादा शो करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, कम होगा, और पेरेंटल ज़्यादा होगा। तो इससे आपको ये याद रह जाएगा। दूसरा क्या है, डब्ल्यू और एम। तो डब्ल्यू और एम क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट में दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज ज़्यादा कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम। अगर लिंकेज कम है तो कौन बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाता है, 37.2 हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारा का सारा लिंकेज है वो मैंने सिखा दिया है आपको। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना और वीडियो को स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एकदम कम सब्सक्राइबर हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप सपोर्ट करना चाहिए आपको। और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, जैसे मैं कल केमिस्ट्री के कुछ वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।